हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कोलाइडी विलियन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्डी-सोल्जे का नियम। इसके अलावा हम इससे जुड़े हुए स्कंदन को ज्ञात करेंगे। स्कंदन क्या होता है, स्कंदन की विधियां क्या है या कितने प्रकार से हम कोलाइडी विलियन को स्कंदित कर सकते हैं, तो ये मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे उड्डयन मान और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप बीच में कोई भी टॉपिक मिस करते हैं तो आगे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डी-सोल्जे के नियम की। तो इस नियम के बारे में पढ़ने से पहले हम स्कंदन के बारे में जान लें। और यदि आपको स्कंदन के बारे में पता है तो आप आसानी से हार्डी-सोल्जे के जो नियम है उसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको स्कंदन के बारे में बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उन्हें मैं यहाँ पे फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि स्कंदन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कंदन होता क्या है। तो स्कंदन किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश उपस्थित रहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई कोलाइडी विलयन होता है उस पर कोई ना कोई आवेश होता है, चाहे वो ऋण आवेश हो चाहे धन आवेश हो। दोनों आवेश नहीं होते, याद रखिएगा। कोलाइडी विलयन या तो ऋणात्मक होते हैं या फिर धनात्मक, दोनों आवेश वाले नहीं होते। और यही विद्युत आवेश कोलाइडी विलयन के स्थायित्व का कारण होता है। तो स्थायित्व का कारण क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। अक्सर आप लोगों ने हमसे कई बार पूछा है कि सर कोलाइडी विलयन का स्थायित्व क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन का स्थायित्व कहने का मतलब है कि जो कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कण हैं, जिसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, वे कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात परिक्षेपण माध्यम में विचलित करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं स्थायित्व। अगर ये बैठ गए, मतलब जो विलेय के कण हैं या हम कह सकते हैं उसको परिक्षिप्त प्रावस्था है, अगर वे बैठ जाता है तली में, तो यही कहलाता है स्कंदन। और ऐसा कोलाइडी विलयन होगा अस्थायी। तो याद रखिएगा, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी होते हैं वे स्थायी होते हैं क्योंकि वो नीचे नहीं बैठते, क्योंकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी होते हैं वो अस्थायी होते हैं क्योंकि कुछ समय बाद जो उसके कण होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो यदि किसी विधि द्वारा इन कणों के आवेश को नष्ट कर दिया जाए और कोलाइडी कण आपस में संगुणित होकर, मतलब चिपक कर, गुरुत्वीय प्रभाव में पात्र के पेंदी में बैठ जाते हैं और इस प्रकार के आवेशित कणों का उदासीन होकर नीचे की ओर बैठ जाना ही कहलाता है स्कंदन। तो स्कंदन क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का अवक्षेप में बदलने की क्रिया को ही हम स्कंदन कहते हैं। तो अवक्षेप में बदलने का मतलब है तली में नीचे की ओर बैठना। और जब कोलाइडी कण तली में नीचे की ओर बैठ जाते हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन। आई होप कि आपको स्कंदन समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं कि कैसे हम कोलाइडी कणों को स्कंदित कर सकते हैं या किस विधि द्वारा कोलाइडी कणों को स्कंदित किया जा सकता है। तो किसी भी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की जो सबसे प्रचलित विधि है कि दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन को आपस में मिला दें, या फिर कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश का कोई पदार्थ या आयन मिलाने पर जो कोलाइडी कण है उस आवेश को ग्रहण कर लेते हैं, और जो कि विपरीत आवेश होने की वजह से क्या होते हैं, वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि विपरीत आवेशों में हम सभी जानते हैं कि आकर्षण होता है, तो जिससे वो आपस में चिपक कर उदासीन हो जाते हैं। और इस कारण जब वो चिपकते हैं उनके कण भारी हो जाते हैं और नीचे की ओर बैठ जाते हैं, और यही प्रक्रिया हो जाती है स्कंदन की। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्व वाले सोल्यूशन है, मीन्स कोलाइडल सोल्यूशन है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो धनात्मक कोलाइडी सोल्यूशन है क्योंकि आयरन पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब हमको पता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड एक धनात्मक कोलाइडल सोल्यूशन है। पीछे मैंने जो कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ा है तो उसमें आपको एग्जाम्पल में भी इसको बताया। अब जब ये धनात्मक कोलाइडल सोल्यूशन है तो हम इसको स्कंदित करने के लिए क्या डालेंगे, निगेटिव पार्टिकल डालेंगे। अब निगेटिव पार्टिकल अगर हमें डालना है तो जैसे हम ले लिए फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड में क्लोरीन है, क्लोरीन पर क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। तो जितने प्लस हैं उतने निगेटिव चार्ज के क्लोरीन हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, प्लस और माइनस जाकर आपस में चिपक जाएंगे, जिससे क्या होंगे कि जो मॉलिक्यूल होंगे कोलाइडल सोल्यूशन के वो न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और नीचे पेंदी में बैठ जाएंगे, और इस प्रकार जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसका स्कंदन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर धनात्मक कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसमें ऋणात्मक पदार्थ डालेंगे, यदि ऋणात्मक कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसमें धनात्मक पदार्थ या आवेश डालेंगे। तो इस प्रकार स्कंदन होता है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि कैसे हम कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली विधि है कि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट
मिला दें। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को जब पढ़ाया था कि कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, तो उसमें मैंने बताया था पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण में क्या था, पीपीटी में हम लोगों ने क्या डाला था, विद्युत अपघट्य डाला था। तो सेम वैसे ही कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य डाल दें तो हमें स्कंदित विलयन प्राप्त हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने आर्सेनिक का कोई ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन ले लिया, अब इसमें हम विद्युत अपघट्य के रूप में डाल दिए NaCl। हम सभी जानते हैं कि Na पे प्लस आयन होता है, तो ये प्लस आयन ये ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन को क्या करेगा, उदासीन कर देगा, जिसके कारण जो कोलाइडी कणों का आकार होगा वो बड़ा हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो कोलाइडी कण है नीचे पेंदी में बैठ जाएंगे और इस प्रकार कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाएगा। तो हम पहली विधि जो यूज़ कर सकते हैं स्कंदित करने में वो है विद्युत अपघट्य के द्वारा। वही बात करते हैं हम दूसरी विधि की। तो दूसरी विधि है विपरीत आवेश वाले सॉल्व मिलाकर। मतलब कि उसमें हम क्या करें कि एक कोलाइडी विलयन हमारा ऋण आवेशित है तो हम उसमें दूसरा धन आवेशित कोलाइडी विलयन मिला दें। जैसे कि आर्सेनिक का जो हमारे पास ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है उसमें हम आयरन के कुछ धन आवेशित कोलाइडी विलयन मिला दें, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे, जिसके कारण स्कंदन हो जाएगा। वही बात करें तीसरी विधि की, तो अगली ही विधि है विद्युत कण संचलन। इसमें भी स्कंदन हो सकता है, तो विद्युत कण संचलन मैंने आपको पीछे बताया है। उसके बाद है अपोहन। अपोहन में आगे आपको जब कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं अपोहन समझा दूंगा। लास्ट जो विधि है, कोलाइडी विलयन को अत्यधिक गर्म करने से कोलाइडी कण परस्पर टकराकर अपने आवेश को नष्ट कर लेते हैं, जिसे स्कंदन हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई कोलाइडी कण है पॉजिटिव है, उसको गर्म करेंगे तो कण बार बार आपस में टकराएंगे, तो वो आपस में बार बार टकराने की वजह से क्या होगा, उनके आवेश नष्ट हो जाएंगे और आवेश जहाँ नष्ट हुआ वे न्यूट्रल हुए और नीचे बैठ जाएंगे। तो ये कुछ विधियाँ थी स्कंदित करने की। तो इन्हीं विधियों में से हम आगे स्कंदन की विधि को पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डी-सुलजे का नियम। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्कंदन क्या होता है। अगर स्कंदन समझ में आ गया तो आप आसानी से हार्डी-सुलजे के नियम को समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है। तो किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है और इसी को हम बोलते हैं हार्डी-सुलजे का नियम। अब यहाँ पर आ रहा है बात कि किसी आयन या स्कंदित आयन क्या है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया, अगर कोलाइडी विलयन धनात्मक है तो उसमें हम ऋणात्मक आयन डाल रहे हैं, तो जो आयन डाल रहे हैं या जो अलग से पदार्थ डाल रहे हैं उसी को हम बोलते हैं स्कंदन आयन। अगर ऋणावेशित कोलाइडल विलयन है तो हम धनात्मक स्कंदित आयन डालेंगे, अगर धनात्मक कोलाइडी विलयन है तो ऋणात्मक स्कंदित आयन डालेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्कंदन आयन क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि स्कंदन आयन की जो संयोजकता होती है जितनी अधिक होती है वो उतना ही उनकी स्कंदन क्षमता अधिक होती है। अगर जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही अधिक स्कंदन करेंगे। भाई अगर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं स्कंदित आयन पर तो वो तो 3 निगेटिव चार्ज को ख़त्म करेंगे ना। जैसे हमारा कोई ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है, अब उसमें हम लोग जो स्कंदित आयन लेंगे वो तो धनात्मक लेंगे, जाहिर सी बात है। अब यदि हम लोग ऐसा धनात्मक लें जिस पर 3 धन आयन हो या किसी पर 2 धन आयन हो या किसी पर 1 धन आयन हो, तो इसमें जिस पर सबसे अधिक धन आयन है वो क्या होगा, सबसे अधिक क्या करेगा, स्कंदन करेगा। जैसे एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो सबसे अधिक धन आयन मतलब सबसे अधिक स्कंदित करेगा। बेरियम पर 2 है तो ये कम स्कंदित करेगा। सोडियम पर 1 है तो ये कम स्कंदित करेगा। भाई उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है एल्युमिनियम पे, तो वो तो 3 ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। लेकिन बेरियम पे 2 है तो ये तो सिर्फ 2 ही को ना न्यूट्रल करेगा, या सोडियम पर 1 है तो ये तो 1 ही को न्यूट्रल करेगा। तो जितना अधिक संयोजकता होती है आपके स्कंदित आयन की उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल में नीचे दिया हुआ है कि किसी ऋणात्मक कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए धनात्मक आयनों का जो घटता वक्रम है, तो सबसे अधिक एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव है, बेरियम पर सिर्फ 2 है, सोडियम पर 1 है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम की जो स्कंदन क्षमता है वो सबसे अधिक है क्योंकि इनकी संयोजकता अधिक है। उसके बाद बेरियम है, फिर लास्ट में सोडियम, सबसे कम सोडियम का है क्योंकि उस पर 1 ही प्लस चार्ज है। वहीं यदि अगर हम कोई धनावेशित कोलाइडी विलयन लें तो उसमें हम स्कंदित करने के लिए हमें ऋणात्मक आयनों को लेना होगा। ठीक है, तो अब इनकी देखते हैं स्कंदन क्षमता कैसे घटता वक्रम है। तो जैसे फास्फेट पे देख रहे हैं आप 3 निगेटिव चार्ज है, सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज है, क्लोरीन पर 1, तो फास्फेट पे तो सबसे अधिक ऋण आवेश है तो इसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता अधिक है। फास्फेट के बाद सल्फेट की अधिक होगी क्योंकि इस पर 2 ऋण आवेश है और सबसे कम होगी क्लोरीन की क्योंकि इस पर केवल 1 निगेटिव चार्ज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डी-सुलजे का नियम क्या है कि कोई भी स्कंदन आयन जितना अधिक उस पर चार्ज होगा
उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो ये आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि आपके पास जो पॉजिटिव कोलाइडर पार्टिकल है, तो हमें उसको न्यूट्रल करने के लिए या स्कंदित करने के लिए हमें क्या चाहिए, निगेटिव चार्ज चाहिए। तो हमारे पास 3 तरह के निगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट है, सल्फेट है और क्लोराइड है। फॉस्फेट पे 3 निगेटिव चार्ज है, सल्फेट पे आप देख सकते हैं 2 निगेटिव चार्ज है और क्लोराइड पर 1 निगेटिव चार्ज है। तो फॉस्फेट पे सबसे अधिक 3 निगेटिव चार्ज है, तो ये सबसे अधिक क्या करेंगे, स्कंदित करेंगे। जबकि सल्फेट पे 2 ही निगेटिव चार्ज है, तो ये फॉस्फेट से कम स्कंदित करेगा। और वहीं क्लोराइड पर सिर्फ 1 निगेटिव चार्ज है, तो ये सबसे कम स्कंदित करेगा। तो यहाँ पर फॉस्फेट की जो स्कंदन क्षमता है वो सबसे अधिक है और सबसे कम है क्लोराइड की, क्योंकि फॉस्फेट पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पर 1 निगेटिव चार्ज है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हार्डी-सुलजे का नियम। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हार्डी-सुलजे पे आने वाले क्वेश्चन की। तो जैसे एग्जाम में आपको आ गया कि आर्सेनिक के जो ऋण आवेशित सॉल्ट दिए गए हैं, अब इनको स्कंदित करने के लिए जो हम लोग आवेश यूज कर रहे हैं या विद्युत अपघट्य यूज कर रहे हैं, उनकी क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है। तो पहला एग्जाम्पल जैसे है कि आर्सेनिक का ऋण आवेशित सॉल्ट है, तो यहाँ पर आपको जो स्कंदन आयन दिए गए हैं या एक तरह से कह सकते हैं जो विद्युत अपघट्य दिए गए हैं, NaCl दिया है, MgCl2 दिया है, AlCl3 दिया है, SnCl4 दिया है। तो इसमें सबसे अधिक स्कंदन क्षमता किसकी होगी, सबसे कम स्कंदन क्षमता किसकी होगी, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इनका बढ़ता हुआ क्रम या फिर घटता हुआ क्रम लिखने के लिए दे सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Na पर सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो Na की जो स्कंदन क्षमता होगी वो सबसे कम होगी। वही मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज और Sn पे 4 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज किस पर है, Sn पर। तो यहाँ पर सबसे अधिक स्कंदन क्षमता किसकी होगी, Sn की, और सबसे कम किसकी होगी, सोडियम की। तो इसलिए जो बढ़ता हुआ क्रम है Na+, फिर Mg2+, एल्युमिनियम 3+ और Sn4+। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा हार्डी-सुलजे के नियम से ही रिलेटेड है। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत अपघट्य का उड़न मान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कि उड़न मान होता क्या है। तो किसी कोलाइडी विलयन के 1 लीटर को स्कंदित करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्य के न्यूनतम ml मोलों की संख्या उस विद्युत अपघट्य का उड़न मान कहलाता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य डाला जाता है तो भी स्कंदन हो जाता है। तो यदि किसी कोलाइडी विलयन का 1 लीटर हम लें और उसमें हम जो विद्युत अपघट्य डाल रहे हैं, तो उसकी जो सबसे न्यूनतम ml में मात्रा होगी उसी को हम बोलेंगे विद्युत अपघट्य का उड़न मान। बहुत सिंपल सा है, आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए उसमें जितने न्यूनतम ml मोलों की संख्या विद्युत अपघट्य की लेते हैं उसी को हम बोलते हैं उड़न मान। किसी विद्युत अपघट्य में उपस्थित प्रभावी आयन अथवा स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उस विद्युत अपघट्य का उड़न मान उतना ही कम होता है। तो याद रखिएगा, जो उड़न मान होता है जस्ट अपोजिट होता है उसकी संयोजकता के, मतलब जितना अधिक संयोजकता होगा उड़न मान उतना ही कम होगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ऋण आवेशित वाले कोलाइडी विलयन के लिए विद्युत अपघट्य के उड़न मान का जो क्रम है, थोरियम है, एल्युमिनियम है, बेरियम है, सोडियम है। तो सोडियम का अधिक है वैल्यू, क्यों, क्योंकि Na पे बस 1 ही प्लस होता है जबकि थोरियम पे 4 प्लस होता है। तो देखा जाए तो Na का जो संयोजकता है सबसे कम है लेकिन उड़न मान सबसे अधिक है। वहीं इसी प्रकार हम बात करें धनावेशित आवेश वाले कोलाइडी विलयन की, तो उसमें जो विद्युत अपघट्य लेंगे वो हमारे ऋण आवेशित होंगे। जैसे K4 Fe6 में Cn6 पे 6- चार्ज होंगे, वहीं K3PO4 में PO4 पे 3- चार्ज होंगे, K2SO4 में SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज होंगे और KNO3 में NO3 पर 1 निगेटिव चार्ज होगा। तो NO3 पर 1 निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसकी जो उड़न मान है वो अधिक है, जबकि Cn6 पर सबसे अधिक 6 निगेटिव चार्ज है लेकिन इसका उड़न मान कम है। तो जस्ट अपोजिट होता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है जिसमें कि ऋण आवेशित आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट तथा धन आवेशित फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के स्कंदन के लिए उड़न मान ml मोल प्रति लीटर में दिए गए हैं। तो जैसे हमारा आर्सेनिक सल्फाइड एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है, उसके लिए विद्युत अपघट्य का उड़न मान दिया हुआ है एक साइड लेफ्ट साइड पे। वहीं जो धन आवेशित फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है उसके लिए आपके विद्युत अपघट्य का स्कंदन मान दिया हुआ है। तो जैसा देख सकते हैं NaCl, इसकी संयोजकता क्या है, 1 है, स्कंदन मान कितना है 52। वहीं सबसे लास्ट में AlCl3, इसकी संयोजकता कितनी है
3 है, लेकिन स्कंदन मान का वैल्यू कितना है 0.093। मतलब जितना अधिक संयोजकता होगा उतना ही कम स्कंदन मान होगा। वहीं फेरिक हाइड्रोक्साइड वाले में विद्युत घट की बात करें तो KCl का जो संयोजकता है वो 1 है, लेकिन स्कंदन मान है 132। वहीं सबसे नीचे जो है Na3PO4 है, जिसका संयोजकता 3 है, लेकिन स्कंदन मान है 0.092। तो अगर हम देखें इक्वेशन या हमारा जो फार्मूला बनता है, स्कंदन जो क्षमता उन्नयनमान के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब जितना अधिक स्कंदन क्षमता होगा उन्नयनमान उतना ही कम होगा, या उन्नयनमान अधिक है तो स्कंदन क्षमता कम होगा, जैसे कि आप नीचे इक्वेशन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए इससे जुड़े हुए एक न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आर्सेनिक के 100 ml कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए m/2 KCl के 10 ml की आवश्यकता होती है। तो KCl का उन्नयनमान क्या होगा, तो कैसे हम निकालेंगे उन्नयनमान को। तो जैसे m/2 KCl का हम लोगों ने कितना लिया है, 10 ml लिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में लेफ्ट साइड सॉल्व करते हुए लिखा हुआ है। अब यदि देखा जाए तो ये 100 ml को क्या कर रहा है, स्कंदित कर रहा है। तो अब KCl का 10 ml कितने को स्कंदित कर रहा है, 100 ml को। तो हमारा जो सॉल्व करेंगे तो m/2 इंटू 100/10। तो 100 ml क्यों लिया गया है, क्योंकि 100 जो लिया गया वो कोलाइडी विलयन का वैल्यू लिया गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 5 ml पर मोल, जो कि राइट साइड सॉल्व किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि 100 ml आर्सेनिक के कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए KCl के 5 मोल की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जब हम लोगों ने उन्नयनमान की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 लीटर को स्कंदित करने के लिए जितना ml चाहिए होता है। तो 1 लीटर हम कहें या फिर 1000 ml कहें, क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 ml। तो क्वेश्चन में 100 ml दिया है, तो अब हम यहाँ पर आर्सेनिक की कितनी मात्रा लेंगे, 1000 ml लेंगे। तो जब 100 ml आर्सेनिक के कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए KCl की 5 ml की आवश्यकता पड़ रही थी, तो 1000 ml को स्कंदित करने के लिए KCl की कितनी मात्रा चाहिए होगी। सॉल्व करिए तो आंसर आएगा 50 ml मोल। तो इस प्रकार उन्नयन संख्या की परिभाषा के अनुसार KCl का जो उन्नयन मान होगा वो होगा 50 ml मोल। इसके बाद नीचे मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। और यदि सॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगा, बट आप कोशिश ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।